वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल डोज का अपना एक एंड्रॉयड ऐप भी है जहां पे आप अपने मोबाइल में उस ऐप को डाउनलोड करके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं एई और जेई लेवल का, जैसे अभी पावर ग्रिड का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका आप वहां पे टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। इसके अलावा वहां पे एक स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा आपको कुछ, और इलेक्ट्रिकल डोज का अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जाके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, कल मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पावर ग्रिड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में आया था, उसका डिस्कशन किया था। टोटल 60 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया था पार्ट 1 में। आज उसका पार्ट 2 है। टोटल 120 क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा 120 क्वेश्चन है, तो मैंने डिवाइड कर दिया पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि डिटेल में डिस्कशन करूँ एक एक क्वेश्चन का। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाएंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में वो रिपीटेडली आता है। जो जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम में, सेम क्वेश्चन हमेशा रिपीटेडली आता है, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाएँ तो आपको जो है एग्ज़ाम में एक तो स्कोरिंग आप अच्छा करके आएंगे, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि आपको पता रहेगा किस टाइप का क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 61 क्वेश्चन नंबर है, समटाइम्स द व्हील ऑफ रोटेटिंग मशीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, दिस इज ड्यू टू। क्यों होता है ऐसा? स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक तो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन के कारण नहीं होगा। उसके बाद एक लुमिनस स्किन इफेक्ट, इसके कारण भी नहीं होगा। लो पावर फैक्टर के कारण नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। यहाँ पे दोस्तों जब भी लो पावर फैक्टर की बात आती है तो लो पावर फैक्टर कब होगा कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में? जब वहाँ पे इंडक्टिव कॉइल यूज़ करेंगे। इंडक्टिव कॉइल, जब भी सर्किट में इंडक्टिव कॉइल आएगा, ठीक है, तो क्या करेगा? लो पावर फैक्टर को डिनोट करेगा। 62 Which of the following material is extensively used in electrical heating? तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में पूछ रहा है। जो हम लोग हीटर में जो कॉइल यूज़ करते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कॉपर, गोल्ड और सिल्वर है। कॉपर क्या है? कॉपर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। कॉपर, गोल्ड और सिल्वर एग्जाम्पल के लिए आता है दोस्तों। डायमैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? वैसा मटेरियल जिसका रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन 1 होता है, उसको डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जांपल है दोस्तों, कॉपर है, आप लिख सकते हो कॉपर है। उसके बाद आपका मैग्नीशियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है। उसके बाद आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल के बाद आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसका जो रिलेटिव परमिबिलिटी होता है ग्रेटर देन 1 होता है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो क्या क्या है, कौन कौन सा मटेरियल? एक तो प्लेटिनम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर आपका सोडियम है, टीन है, जो टीन हम लोग यूज़ करते हैं SN, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और सोडियम है, ठीक है। एयर को भी एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप अगर एग्ज़ाम में, क्योंकि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के बारे में भी क्वेश्चन आता है। फेरोमैग्नेटिक के बारे में अगर पूछेगा एग्जाम में कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोई एग्जांपल बता दीजिए, तो पहले ये दीजिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसका रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है मच ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर पूछा जाए तो आयरन, कोबाल्ट और निकल क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट 63 फॉर कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन द मोस्ट सुटेबल मोटर यूज्ड इन। दोस्तों यहाँ कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन के बारे में बोला है। जब भी कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन की बात होगी तो जो मोस्ट सूटेबल मोटर है वो कौन सा मोटर है? DC शंट मोटर। और DC शंट मोटर जो है, जितने भी कांस्टेंट एप्लीकेशन के इक्विपमेंट होते हैं जहाँ पे आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए होता है, आप DC शंट मोटर यूज़ करते हैं। DC सीरीज मोटर का जो यूज़ है दोस्तों, इसका हम लोग जो करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में सिंक्रोनस मोटर का जो यूज़ करते हैं हम लोग एज ए टाइमर के लिए करते हैं। मतलब जहाँ भी टाइमर से रिलेटेड है,
जैसे कोई भी क्लॉक हो गया तो वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सिंक्रोनस क्लॉक हो गया, फिर टैप रिकॉर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रिसीजन सर्वो मैकेनिज्म, टाइमर, टैप रिकॉर्डर में भी यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में आ जाएगा आपको टैप रिकॉर्डर, फिर उसके बाद प्रिसीजन सर्वो मैकेनिज्म वहाँ पे भी सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर जो है ऑटोमेटिक ट्रैक्शन मैकेनिज्म में यूज करते हैं। किसका? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का, या एक्चुएटर के रूप में भी यूज करते हैं। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एप्लीकेशन जानना ज़रूरी है, कौन सा मोटर कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा शंट मोटर के बारे में पूछे, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन क्या है, तो अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है। एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी, इस ए और बी के क्रॉस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा। यहाँ पे 3 ओम और 7 ओम क्या है, दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो 7 + 3 कितना होगा, 10। तो 10 होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके यहाँ 10 हो जाएगा। अब ये 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में होगा, दोनों पैरेलल को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 × 10/20 तो कितना हो जाएगा, 5 ओम। 5 ओम हो गया। सपोज करो 10 और 10 को हम सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पे ऐसे करके ये कितना हो गया, 5। अब यहाँ से ऐसे करके 5 + ये 5, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अब ये पूरा ऐसे करके 10 ओम हो गया। तो अब इसको अगर सर्किट बनाएंगे तो ऐसे ये 10 ओम, ये 10 ओम, ठीक है। और नीचे जो है कितना हो गया, ए और बी, यही निकालना ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, RAB = 10 और 10 पैरेलल में है, 10 × 10/10 + 10 20, तो कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 ओम। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। 65 है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर इज डिटरमाइंड बाय। जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है उसका जो डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं, पोजीशन ऑफ शेडेड पोल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल, ठीक है। तो उसका हम क्या देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, किसका, रोटेशन का, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ शेडेड पोल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल, तो वो हो जाएगा क्या, हिस्टैरिसीस मोटर। नेक्स्ट है दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑक्टल इक्विवेलेंट दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करने, ऑक्टल इक्विवेलेंट में निकालना है ऑफ इतना, ठीक है। 177 जो है दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल में, इसको ऑक्टल में निकालना है। तो ऑक्टल में निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको एलसीएम आता हो तो आप सिंपल ऐसे बनाइए। 177 है, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2881, 2 से करेंगे 44 0, फिर 2 से करेंगे 22 0, फिर 2 से करेंगे 11 0, फिर 2 से करेंगे 5 1, 2 से करेंगे 2 × 2 4, क्या बच गया 1, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 1 2 हो जाएगा, और क्या बचेगा 0। तो जब भी अगर ऑक्टल में करना है तो पहले तो आप इसको क्या चीज़ में, बाइनरी में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी इस टाइप का करेंगे तो यहाँ से नीचे से ऊपर लिखते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर लिखते हैं इसे। तो नीचे से क्या है, 1 है, फिर 0 है, फिर 1 1, फिर 3 0 है, फिर 1 है। ऑक्टल में कितना, 3 का कम्बिनेशन बनेगा ऑक्टल में, तो पीछे से 3 का कम्बिनेशन बनाइए, 1 2, और यहाँ पे 2 बन रहा है तो आगे हम 0 रख सकते हैं, 0 रख दिए। अब इसका अगर आप लिखना है तो 3 का इसका क्या लिखेंगे, 0 0 1 को 1 लिखेंगे, 1 1 0 को क्या 4 2 6 लिखेंगे, और इसका कितना लिखेंगे 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 6 1, और ऑक्टल में है तो 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर 3। और एक और है इसमें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे कि बाइनरी में कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज करो कि 0 1 0 1 0
1 ऐसे है। ऐसे आप करो 1 1 के बाद क्या होगा 1 इंटू 2 2 2 इंटू दुगुना करते जाइए 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसी तरह अगर एक और 1 है तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसका आपको लिखना है कितना होगा नंबर इस बाइनरी डिजिट का। ये बाइनरी नंबर है, इसका आप कैसे आप लिखोगे अगर डेसिमल में लिखना हो तो जहाँ जहाँ पे 1 है उसको ऐड करेंगे। 1 यहाँ पे है 64, फिर 1 है 32 ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 है तो 16 ऐड नहीं होगा, 1 है फिर तो उसको ऐड करेंगे 8, फिर यहाँ पे 2 के पास ऐड है तो ऐड करेंगे, इसको आप ऐड कीजिए तो 8 + 2 10 अब प्लस 32 कितना हो जाएगा 42 अब प्लस 64 तो कितना हो जाएगा 106। अगर इस तरह का रहेगा बाइनरी डिजिट में दिया हुआ तो इसका जो डेसिमल में कितना हो जाएगा 106। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 177 दिया था, इसको ब्रेक करके ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, तो इस तरह से आप एज ए LCM कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा आप नीचे से ऊपर तक लिख के उसके बाद उसको आप 3 क्योंकि ऑक्टल में है तो 3 का कम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा 261 और ऑक्टल में है तो 8। 67 द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू इज नोन एज। देखिए RMS और एवरेज तो ये पता है आपको क्या होता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है RMS बाय एवरेज। एक होता है पीक फैक्टर, पीक फैक्टर उसी को क्रिस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, क्रिस्ट फैक्टर कुछ भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू बाय RMS वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे पीक फैक्टर या क्रिस्ट फैक्टर। और ये एवरेज फैक्टर नहीं, एवरेज लोड फैक्टर होगा। ठीक है, एवरेज लोड फैक्टर क्या होता है लोड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लोड ये पावर सिस्टम का है एवरेज लोड। उसके बाद डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है डाइवर्सिटी फैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बाय मैक्सिमम कनेक्टेड लोड ऑफ सिंगल कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो डाइवर्सिटी फैक्टर और जो लोड फैक्टर होता है दोस्तों, लोड फैक्टर जो होता है हमेशा लेस देन 1 होता है, लेकिन डाइवर्सिटी फैक्टर जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अब जैसे सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बाय मैक्सिमम कनेक्टेड लोड ऑफ द सिंगल कंज्यूमर, इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कि डाइवर्सिटी फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, 4 अलग अलग कंज्यूमर है A B C D। A यूज़ कर रहा है 10 किलोवाट, ठीक है, B यूज़ कर रहा है 8 किलोवाट, C यूज़ कर रहा है 50 किलोवाट और D यूज़ कर रहा है 12 किलोवाट। तो इसमें हमको क्या निकालना है डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो सम मतलब सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 10 + 8 + 50 + 12 हो जाएगा, सबको ऐड कर दिया जितना डिमांड। उसके बाद मैक्सिमम कनेक्टेड डिमांड लोड या डिमांड जो भी है ऑफ सिंगल कंज्यूमर। अब इसमें से सबसे मैक्सिमम कनेक्टेड कौन यूज़ कर रहा है, किसके पास सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो C जो है सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है 50 किलोवाट से, तो बाई की क्या कर देंगे 50। उसके बाद इसको ऐड करके 50 से डिवाइड कीजिएगा, जो भी आएगा आपका वो क्या होगा डाइवर्सिटी फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा लोड फेवर पावर फैक्टर कोइंसिडेंस फैक्टर क्या होता है, उसके बाद प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको सेपरेटली करवाऊंगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट चलते हैं 68 का है दोस्तों, व्हिच मटेरियल हैज़ गुड कंडक्टिविटी। इसमें से कौन सा है जो
जिसकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छी है, तो कॉपर है दोस्तों। इसमें दोस्तों कॉपर और एल्युमिनियम की भी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन कॉपर की कंडक्टिविटी जो है एल्युमिनियम से, जैसे सपोज करो कॉपर की 1 होगी तो एल्युमिनियम की 0.6 होगी, ठीक है। तो कॉपर की ज़्यादा होती है, एल्युमिनियम कम होती है। यहाँ पे सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, कार्बन भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है। नेक्स्ट है 69, व्हिच ऑफ द वेलो मेथड डज नॉट प्रोड्यूस डैम्पिंग टॉर्क इन ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट्स भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क के बारे में पूछा है, नॉट प्रोड्यूस डैम्पिंग टॉर्क। सबसे पहले डैम्पिंग टॉर्क कितना टाइप का होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो एक होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये सब डैम्पिंग होता है। लेकिन इसमें नॉट प्रोड्यूस डैम्पिंग, तो इसमें स्प्रिंग कंट्रोल होगा। स्प्रिंग कंट्रोल क्या करता है, पॉइंटर को कंट्रोल करता है, जो मोमेंट होता है पॉइंटर का, जो हम लोग जो यूज़ करते हैं आमीटर वोल्ट मीटर। कभी अगर आप लैब में गए होंगे तो वहाँ पे जो यूज़ करते हैं आमीटर वोल्ट मीटर, तो उसमें जो पॉइंटर होता है उसमें क्या करता है, ऐसे करके ये स्केल है, समझिए यहाँ से ये स्केल है आपका, और यहाँ से क्या है, पॉइंटर है। इस पॉइंटर के डायरेक्शन को, यहाँ पे एक स्प्रिंग रहता है, ठीक है। तो इस पॉइंटर को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्प्रिंग या स्प्रिंग कंट्रोल, जो भी इसको बोल सकते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल। नेक्स्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई टू द फ्लोरेसेंट ट्यूब इज। जब भी कैपेसिटर अगर कनेक्ट करेंगे किसी भी ट्यूब के अक्रॉस में, तो वो कैपेसिटर का यूज ही होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इम्प्रूव द सप्लाई पावर फैक्टर। स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्टार्टर का करते हैं, किसमें, ट्यूबलाइट में। और आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, चॉक। 71 इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू। डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं, हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। जो अल्टरनेटर होता है दोस्तों वो डबली एक्साइटेड मशीन है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि अल्टरनेटर किस टाइप का मशीन है, डबली एक्साइटेड मशीन है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक तो स्टार्टर रहता है, एक रोटर रहता है। रोटर डैम्पर वाइंडिंग जो है कहाँ पे प्लेस करते हैं, स्टार्टर में। और रोटर वाइंडिंग में क्या होता है, हम लोग डीसी एक्साइट करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं किसमें, रोटर में। और जो स्टार्टर रहता है उसमें हम लोग एसी सप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग के पूछे बारे में बोला, तो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हंटिंग को। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। ऊपर में क्या था, वहाँ फॉर्म फैक्टर पूछा था, यहाँ पीक फैक्टर पूछा या क्रिस्ट फैक्टर। इसी क्रिस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर बोलते हैं, मैक्सिमम बाय आरएमएस वैल्यू। डाइवर्सिटी फैक्टर पता ही है आपको, बता दिए अभी। 73 द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाई टू ए पीएन जंक्शन विदाउट डैमेज टू द जंक्शन इज नोन एज, उसको बोलते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज PIV। पीक इन्वर्स वोल्टेज ऐसा वोल्टेज होता है जिसमें अगर किसी भी डायोड में रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो डायोड उस PIV तक, पीक इन्वर्स वोल्टेज तक विथ स्टैंड कर सकता है। उससे अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, डायोड डैमेज हो जाएगा। 74 है व्हेन ए 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 960 RPM ऑन नो लोड। स्लिप निकालना है तो बहुत सिंपल है। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लिप इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस जो स्पीड दिया हुआ है बाई सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हुआ, NS इक्वल टू 120 F/P। अब 120 F की जगह आपको दिया हुआ है 50, अब P आपको 6 दिया हुआ है, कितना हो गया 1000 RPM। आपको स्लिप निकालना है, NS क्या है 1000 माइनस आपका 960 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बाई 1000 कितना हो जाएगा 4/100, 40/1000 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा स्लिप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4%। नेक्स्ट है द SI बेस यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो केल्विन होता है दोस्तों, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला। करंट का एम्पियर होता है और वोल्टेज का वोल्ट होता है, ये तो पता ही होगा। 76 यूनिवर्सल मोटर इज वन दैट। यूनिवर्सल मोटर ऐसा मोटर होता है जो हम AC और DC दोनों पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो इट कैन बी ऑपरेटेड आइदर ऑन AC या DC सप्लाई। which of the following law state that in electrical network the algebraic sum of current meeting at a point is 0।
तो किरचॉफ्स करंट लॉ में होता है कोई भी नोड पे, ठीक है, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, सपोज करो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या होगा, इक्वल होगा। इस नोड पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या होगा, इक्वल होगा, तो किरचॉफ्स करंट लॉ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक फैराडे लॉ है। फैराडे में 2 लॉ होता है, एक होता है फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ में जो है मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो ईएमएफ इक्वेशन है E=N d∅dt मिलता है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। और फैराडे फर्स्ट लॉ में ये मिलता है कि जब कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उस कंडक्टर में। और जब उसी सर्किट को हम क्लोज सर्किट के रूप में लेते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड करता है, उसी को इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 78, चांसेस ऑफ कोरोना और मैक्सिमम ड्यूरिंग। कोरोना मैक्सिमम किस टाइम में होगा, ह्यूमिड वेदर में होगा, ठीक है। 79, 2 incandescent bulb rated respectively as P1 and P2 for operation at a specific main voltage are connected in series। जब 2 बल्ब P1 और P2 क्या करता है, कनेक्टेड रहता है इन सीरीज में, तो उसके क्रॉस में टोटल पावर सप्लाई बाय द मेंस, जो हम सप्लाई करते हैं इनपुट सप्लाई, वो कितना पावर सप्लाई करना पड़ता है 2 बल्ब के लिए। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा दोस्तों तो आप P1 × P2 बाई P1 + P2 करके आप निकाल सकते हो। अगर पैरेलल में रहता तो पैरेलल के लिए आप याद रखिए P1² + P2²। इस फार्मूला के बेस पे अगर पैरेलल में रहेगा कनेक्टेड और वहाँ पे आपको पूछेगा टोटल कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं हम मेन से जो सप्लाई कर रहे हैं वो कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं पैरेलल के केस में। लेकिन ये सीरीज़ के केस में, एग्जाम में सीरीज़ के केस में पूछा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये, अगर पैरेलल केस में पूछता तो आंसर ये होता। नेक्स्ट है 80, एन AC करेंट इज गिवन बाय I = इतना एम्पियर, तो I = 100 sin 100 πt दिया हुआ है एम्पियर। इट विल अचीव ए वैल्यू ऑफ 50 एम्पियर। 50 एम्पियर किस टाइम पर 50 एम्पियर अचीव कर लेगा, तो इसको कैसे निकालते हैं। सपोज करो I = 100 sin 100 πt है, तो आपका 50 एम्पियर अचीव करना है तो I की जगह 50 रख दो, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, 100 sin 100 πt। अब इस 100 को इधर ले आएंगे, 50/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 का मान क्या होगा 1/2 = sin 100 πt हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ। अब साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इस पार्ट में अलग कर दिए, तो 30 = 100 πt। मुझे टाइम निकालना है कितना, t = 30/100 π, ठीक है। अभी क्या हो गया, इसको मुझे क्या सेकेंड में बदलना, यानी रेडियन बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि डिग्री में इसको रेडियन बनाना है, π/180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो पाई कैंसिल हो गया, 30 × 6, तो t = क्या हो जाएगा 1/600, और क्या हो जाएगा टाइम सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा 1/600 सेकेंड। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी अगर 50 की जगह यहाँ 100 रहता तो आप उस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ए मास ऑफ 150 ग्राम एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फाइंड द एनर्जी या वर्क एक्सपेंडेड इफ़ द मास मूव्स 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको करने के लिए क्या होता है, आपको पता है एनर्जी E = एनर्जी या वर्क डन WD, आप जो भी बोल लो, क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, कितना मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपका फोर्स दिया हुआ 100 और कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बताएंगे तो कितना होगा 10/100 मीटर, तो 100 कैंसिल, 10 हो गया। इसका क्या होगा, अगर 10 न्यूटन मीटर होगा, इसी को हम क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर को ही जूल में लिखते हैं, 10 जूल,
ठीक है, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल होता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। 82 का है, आप देख सकते हो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट पे आधारित एक क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों क्या क्या पूछा है, आपका थेवेनिन्स रेसिस्टेंस पूछा है और थेवेनिन्स वोल्टेज पूछा है। तो कंडीशन आपको पता है, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन टू फाइंड, पहले आर थेवेनिन्स निकालने के लिए, आर थेवेनिन्स जब भी निकालने के लिए बोलेगा सबसे पहले आप देखिए कहाँ पे निकालने के लिए बोला, किस टर्मिनल पे, ए और बी पे बोल रहा है। तो इसमें पहले क्या करते हैं, जो भी एक्टिव सोर्स रहता है उसको डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब अगर वोल्टेज सोर्स है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको अगर शॉर्ट कर दीजिएगा तो इसके क्रॉस में वोल्टेज जीरो हो जाएगा। और जो करंट सर्किट होता है, जो करंट सोर्स होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। तो अगर ये 2 एम्पियर को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा करंट। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं, आर थेवेनिन्स निकाल सकते हैं। इसको आप क्लोज कर दिए, इसको ओपन कर दिए, मतलब इसको हटा दिए। ये 5 ओम और ये जो 200 ओम है ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो आर थेवेनिन्स इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आर थेवेनिन्स इक्वल टू आर ए बी, क्योंकि इस टर्मिनल पे आप निकाल रहे हो आर ए बी, उसी को थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 50 इंटू 200 बाई 250, क्योंकि पैरेलल में है तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40। तो क्या हो जाएगा आपका 40 ओम। आप ऑप्शन में देखिए 40 ओम किस में है, 40 ओम इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे थेवेनिन्स वोल्टेज अलग अलग है, तो आपको थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो थेवेनिन्स वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो थेवेनिन्स वोल्टेज हम सपोज करो कहाँ निकालेंगे, यहाँ पे इस टर्मिनल पे, ठीक है। यहाँ पे भी थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना, इसको मान लेते हैं वी थेवेनिन्स, ठीक है। अब देखो इधर तो करंट फ्लो करेगा नहीं, आई इक्वल टू 0, तो इसके बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो जो यहाँ का वोल्टेज होगा यहाँ का भी सेम ही वोल्टेज होगा। अब क्या है, जितने भी सोर्स हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज अगर निकालना हो, जितने भी एक्टिव सोर्स हैं उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, जो पहले हटाए थे उसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब एक्टिव सोर्स हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ वी थेवेनिन्स यहाँ है तो यहाँ भी वी थेवेनिन्स होगा। अब तो नोडल एनालिसिस लगाइए। नोडल एनालिसिस से अगर इसको करते हैं तो क्या होगा, वी थेवेनिन्स माइनस 125/50, वी थेवेनिन्स माइनस 125 कितना हो जाएगा, 50 ओम रेसिस्टेंस है, प्लस यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ पे ये 2 एम्पियर करंट नीचे जा रहा है, मतलब नोड से आउटगोइंग करंट है। जब भी आउटगोइंग करंट रहता है उसको पॉजिटिव में लेता है तो 2 हो जाएगा। अगर वही करंट का डायरेक्शन इधर रहता तो यहाँ पे -2 होता। उसके बाद वी थेवेनिन्स यहाँ पे कितना है रेसिस्टेंस 200, तो वी थेवेनिन्स बाई 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड क्या हो जाएगा 0। केसीएल मतलब नोडल एनालिसिस में यही तो करते हैं। उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए तो 200 एलसीएम हो गया, 4 वी थेवेनिन्स माइनस 500 प्लस 400 प्लस वी थेवेनिन्स इक्वल टू 0। 200 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 4 प्लस वी थेवेनिन्स कितना हो गया 5 वी थेवेनिन्स, और माइनस 500 में 400 माइनस 100 तो उधर जाएगा तो कितना 100 हो जाएगा। तो वी थेवेनिन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/5, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो अब आपको आंसर एग्जैक्ट पता चल गया, वी थेवेनिन्स 20 वोल्ट होगा और आर थेवेनिन्स क्या होगा 40 ओम होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 40 ओम दिया रहेगा और यहाँ पे 40 की जगह 30 रहता तो आप डायरेक्ट टिक कर देते हैं, लेकिन 240 है तो आपको वी थेवेनिन्स में निकालना ज़रूरी है, तभी जाकर आप एग्जैक्ट आंसर ला सकते हो। 83 है, व्हिच ट्रैक्शन सिस्टम एम्प्लॉयज द मेटाडाइन कंट्रोल मेथड। मेटाडाइन कंट्रोल मेथड जो है अंडरग्राउंड सिस्टम में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। 84, ए पायलट एक्साइटेशन इज प्रोवाइडेड ऑन ए जनरेटर फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स टू एक्साइट द पोल ऑफ मेन एक्साइटर। इस पायलट एक्साइटर का काम ही है कि जो मेन एक्साइटर है उसके पोल को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। 85, इन ए लाइटनिंग इंस्टॉलेशन यूजिंग फिलामेंट लैम्प वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 1% रिजल्ट इन कितना हो जाएगा, टोटल 5% लॉस इन द लाइट आउटपुट। व्हिच ऑफ द वैल्यू इज ट्रू विथ रिगार्ड्स टू डीसी आर्क वेल्डिंग। डीसी आर्क वेल्डिंग के बारे में पूछा है,
तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा समझिए, जब भी आर्क वेल्डिंग के बारे में क्वेश्चन आएगा तो जब भी हम, जैसे सपोज करो कि ये मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है, बी है, ठीक है, इस यहाँ पे वेल्ड करना है, इस पोजीशन पे वेल्डिंग करना है आर्क वेल्डिंग के थ्रू। तो जब भी ये मटेरियल होगा जो हम लोग वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उसको इलेक्ट्रोड को एज ए क्या मानते हैं, निगेटिव, और जो भी मटेरियल है वर्क पीस है, मतलब ये मटेरियल क्या है, वर्क पीस है जिसको वेल्ड करना है, इसको पॉजिटिव मानते हैं। बस इस तरह से आप याद रखिए। और एक क्वेश्चन लगभग रिपीटेडली हर एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन वेल्डिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड इज मेड निगेटिव, जो जिससे हम वेल्ड करते हैं, जो भी इलेक्ट्रोड मटेरियल यूज़ करते हैं इसके फिलिंग के लिए, ठीक है, वो क्या चीज़ निगेटिव होता है उसका, और वर्क पीस को एज ए पॉजिटिव लेते हैं। 87 व्हाट विल बी द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर गैप इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 400 एम्पियर टर्न मीटर। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब H दिया हुआ है, H इक्वल टू 400 एम्पियर टर्न पर मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ आपको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर गैप, तो L दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, और मीटर में कन्वर्ट करना है 4 सेंटीमीटर को, तो 4/100 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब क्या है, आपको पता है H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू NI/L, ये फार्मूला आपको याद है। NI मतलब MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, M हो गया नंबर ऑफ, क्या हो गया उसका, टर्न, और I क्या हो गया, करंट हो गया, MMF पर यूनिट लेंथ। तो ये निकालना क्या है, मुझे MMF ही निकालना है, देखिए एम्पियर टर्न निकालना है। तो NI इक्वल टू क्या होगा, H इंटू L, H आपका दिया हुआ 400 और L दिया हुआ कितना, 4/100। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर को मीटर में इसलिए क्यों किया कि एम्पियर टर्न पर मीटर में यूनिट दिया हुआ, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए यूनिट का, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। 4 इंटू 4 कितना होगा, 60, और NI मतलब नंबर ऑफ टर्न, तो एम्पियर और टर्न हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 एम्पियर टर्न इस क्वेश्चन का आंसर। 88 विच ऑफ द वैल्यू इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है इन फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, उसका जो है फॉरवर्ड बायस के केस में, फॉरवर्ड बायस के केस में जो है लो रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही दिया, गलत दिया हुआ, करंट फ्लो इन द सर्किट ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस पाथ। हाई रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो नहीं करता है, लो रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो सेकंड में दिया है। अब पीएन जंक्शन डायोड ऑफर लो रेसिस्टेंस, ये सही है। द पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस्ड, ये भी सही है। द अप्लाइड फॉरवर्ड पोटेंशियल एस्टेब्लिश्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच एक्ट अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ब्रिज। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जितने भी ब्रिज होते हैं मेजरमेंट में, जैसे कि आपका स्केरिंग ब्रिज हो गया, ठीक है, डिसॉटी ब्रिज हो गया, एडरसन ब्रिज हो गया, तो जितने भी ब्रिज हैं उसका सर्किट डायग्राम दे देगा, उसको बोलेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक बार उसको देख लीजिएगा किस तरह उसका जो ब्रिज सर्किट होता है, ताकि एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप मिस मत करें, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया हुआ, तो 2 कैपेसिटर है। जब भी 2 कैपेसिटर होगा, एक आर्म में रेसिस्टेंस, दूसरा अपोजिट में कैपेसिटर, फिर दूसरे आर्म में रेसिस्टेंस और उसके अपोजिट में क्या कैपेसिटेंस रहेगा, उसको डिसॉटी ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, डिसॉटी ब्रिज। स्केरिंग ब्रिज क्यों यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए, ठीक है। स्केरिंग ब्रिज जो है दोस्तों कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं, वाइन ब्रिज जो है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। पैरेलल हो या सीरीज दोनों में फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, इसमें कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल क्या चीज़ का है, डिसॉटी ब्रिज का। 90 द परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट्स द ट्रांसफार्मर अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट। जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम करते हैं ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वाइंडिंग जो होता है दोस्तों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंटरनल फॉल्ट को, जैसे वाइंडिंग में कुछ हो गया, जैसे ट्रांसफार्मर है उसके अंदर
तीन अलग अलग वाइंडिंग रहेगा, अगर 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो आपका एक प्राइमरी साइड का, फिर सेकेंडरी साइड का, तो इसका वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का यूज करते हैं पावर ट्रांसफार्मर में। तो क्या हो जाएगा, इंटरनल फॉल्ट्स। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोवाट आवर। देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना BTU होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BTU का मतलब होता है BORD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो अगर 1 किलोवाट को पहले वाट में करेंगे तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1000 वाट, इंटू आवर को सेकेंड में करेंगे तो 3600 सेकेंड होता है। इसको अगर करेंगे 36 इंटू 10⁵ क्या हो जाएगा, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एक और याद रखिए, 1 जूल, 1 जूल में जो होता है 10⁷ अर्ग होता है, और 1 जूल इक्वल टू 10⁵ डाइन्स होता है। इसको भी याद रखें, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। 92, ए स्टार्टर इज नेसेसरी टू स्टार्ट ए DC मोटर। स्टार्टर का यूज़ क्या है, स्टार्टर का यूज़ ये है कि उसका हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं हाई आर्मेचर करंट को, ठीक है। सडनली कोई हाई आर्मेचर करंट फ्लो करेगा तो उसको रेसिस्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। इट्स हेल्प इन रिस्ट्रिक्टिंग द हाई इनिशियल आर्मेचर करंट दैट इज प्रेजेंट ऑन द अकाउंट ऑफ स्टार्टिंग बैक EMF बिंग 0। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 93, इन्वर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कॉसाइन लॉ इल्यूमिनेशन का टॉपिक है। लॉ आर पर्टेनिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन इसका यूनिट क्या होता है, लक्स। 94 क्वेश्चन है, ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक डिपेंडेंट सोर्स भी है, एक देख सकते हो, ये डिपेंडेंट सोर्स है, और ये क्या है, इसको कौन सा सोर्स बोलेंगे अगर एग्जाम में आ जाए। डिपेंडेंट सोर्स मतलब है, ये है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। क्या है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो इसको करने के लिए आप देख सकते हो कि इसमें सिंपल है, यहाँ पे करंट I फॉलो कर रहा है, तो ये I पूरा ऐसे करके पूरा फॉलो करेगा इस सर्किट में, क्लोज पाथ बनाएगा। तो इसको डायरेक्ट अगर लिखेंगे हम तो क्या होगा, आप डायरेक्ट इसका लूप में इक्वेशन लिखेंगे तो -6 वोल्ट प्लस 2 ओम के अक्रॉस में क्या होगा, ड्रॉप होगा 2I। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, क्योंकि आप देखियो ऐसे करके अगर मान के चलो कोई सोर्स है, माइनस प्लस यहाँ पे दिया हुआ है और 5 वोल्ट है, ठीक है, और करंट I इधर से फॉलो कर रहा है। जब करंट वोल्टेज टर्मिनल के निगेटिव से इंटर करेगा, तो इसका मतलब है कि करंट को हम निगेटिव में डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखो करंट I यहाँ आएगा, एक करंट माइनस में क्या इंटर कर रहा है, तो माइनस लिखा 6 प्लस। जब भी रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस क्या करता है, डिसिपेट करता है एनर्जी, ड्रॉप होगा वोल्टेज का, इसलिए प्लस में लेते हैं, प्लस 2I। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -4I, ठीक है, वोल्टेज है, और उसके बाद फिर एक करंट इधर है, फिर प्लस में 4I इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4I कैंसिल हो गया, तो 2I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो I इक्वल टू 6/2, तो कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। करंट I ही पूछा था क्वेश्चन में। 95, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड कंप्रेसर आर कैरेक्टरिस्टिक्स एज पल्सेटिंग लोड होता है दोनों का। 96, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 26। अब देखिए जैसे मैंने एक पिछला क्वेश्चन करवाया था उसी तरह इसको भी कर लीजिए। 26 है, इसको ब्रेक कीजिए, 2 से 13, 0 बचा, 2 6 1, 2 इंटू 3 6, तो 0 आ गया, 2 इंटू 1 तो क्या बचेगा, 1। तो ऐसे करके आप लिख दो नीचे से ऊपर, तो क्या होगा, 1 1 0 1 0। अब मैच करो इसमें कौन सा है, 1 1 0 1 0, इस तरह से आप लिख सकते हो। 97, द स्लोप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेसिस्टेंस ओम्स लॉ में क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, R क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। 98, व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कंडक्टर या कॉइल चेन
EMF is induced in it. This statement is associated with which law? Faraday's first law. मैं बताया था अभी फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या होता है. व्हेन द फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या, व्हेनेवर कंडक्टर को क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है, EMF इंड्यूस्ड होता है. तो वो फैराडेज फर्स्ट लॉ में होता है. अब फैराडेज सेकेंड लॉ के बारे में अगर पूछेगा तो इसमें क्या होता है, इट स्टेट दैट द इंड्यूस्ड EMF इन ए कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज. तो इक्वल टू सेकेंड लॉ में ही इक्वल टू N/d∅dt का फॉर्मूला मिलता है मुझे. एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है आपको इक्वल टू N/d∅dt किस लॉ में पूछता है, तो फैराडे सेकेंड लॉ, उसी को लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं. फैराडे सेकेंड लॉ को ही लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अगर लेंज लॉ पूछता है, लेंज लॉ में डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है, क्या करता है, इक्वल टू -N/d∅dt. अगर इस तरह का रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, लेंज लॉ. तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं. 99 एरर दैट अकर आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ग्रॉस एंड सिस्टमेटिक एरर, उसको बोलते हैं रैंडम एरर. 100 का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली ऑर्डर अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बैंड एनर्जी गैप. बैंड एनर्जी गैप जो है उसको EG से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के बारे में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम. पहले क्या होगा, पहले तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो डायमंड का सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप होगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं. ठीक है, EV में इसका ज़्यादा होगा. उससे कम किसका होगा, सिलिकॉन का होगा. उससे भी कम क्या होगा, ग्रेफाइट का होगा. तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4. द RMS वैल्यू ऑफ हाफ वेव रिएक्टिफाइड करेंट इज 10 एम्पियर. इट्स वैल्यू ऑफ फुल वेव रिएक्टिफिकेशन वुड बी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहले तो आप देखो कि हाफ वेव RMS दिया हुआ है, हाफ वेव का IRMS दिया हुआ है, क्या है, 10 एम्पियर. तो ये आपको पता होना चाहिए RMS वैल्यू क्या होता है. IRMS इक्वल टू IM/2 इन हाफ वेव के केस में. तो यहाँ पे IM मैक्सिमम करंट IM क्या हो जाएगा, 2 × IRMS. RMS 10 दिया हुआ तो 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर. मुझे मैक्सिमम करंट निकल गया. ठीक है, कितना है, 20 एम्पियर. आप मुझे क्या बोल रहा है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे RMS वैल्यू निकालना है. तो फुल वेव का कंसेप्ट में क्या होता है, फुल वेव के केस में IRMS क्या होता है, IRMS इक्वल टू IM/√2. तो IM आपको पता है 20/√2. तो √2 ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 20√2/2, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 × 10 से कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 10√2. तो ये क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में RMS वैल्यू कितना आ जाएगा, IRMS 10√2. तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो. बस आपको पता होना चाहिए कि जो हाफ वेव होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, IRMS का IM/√2. फुल वेव में क्या होता है, IRMS इक्वल टू IM/√2. तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो. 102 का, 2 अल्टरनेटर आर रनिंग इन अंडर पैरेलल कंडीशन. इफ़ द एक्साइटेशन ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेटर इज चेंज देन इट विल ऑपरेटेड. तो क्या होगा, जैसे ही एक्साइटेशन चेंज करेंगे तो उस अनुसार क्या करेगा, पावर फैक्टर वेरी करेगा. तो चेंज पावर फैक्टर. ठीक है. 103 एन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीस्टोरिंग टॉर्क. ये सब क्या है, डैम्पिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क, ये सब नहीं होगा. क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग टॉर्क. 10 का, द वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन दिया है यहाँ पे. VT इक्वल टू 12 e⁻80 और IT करंट जो दिया हुआ है 5 × e⁻80. ए फॉर T ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 फाइंड द पावर. तो P इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, P इक्वल टू VT × IT होगा. तो VT क्या है, 12 e⁻80 इंटू IT क्या है, 5 e⁻80. 12 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 e⁻80 और e⁻80
80 क्या होगा, और जब मल्टीप्लाई में रहता है बेस सेम है दोनों का, दोनों में एक्सपोनेंशियल बेस है, तो ई ऐड हो जाएगा -80 प्लस -80 कितना होगा 60 e टू द पावर -8 कितना होगा -16t। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ से पावर आप निकाल सकते हो, pt लिख सकते हो इसको, pt कितना हो जाएगा 60 e टू द पावर -16t। तो ये ऑप्शन आपका 4 हो गया। द लीकेज करेंट इन ए पीएन जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, लीकेज करेंट जो होता है पीएन जंक्शन में हमेशा क्या होता है माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में। नेक्स्ट है 106, ए कम्बिनेशनल सर्किट इज वन इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ऑन। तो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। एक होता है कम्बिनेशनल सर्किट, एक होता है सिक्वेंशियल सर्किट। कम्बिनेशनल सर्किट जो होता है दोस्तों, इसमें सिर्फ इनपुट कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है आउटपुट, ठीक है। लेकिन वही अगर आपका यहाँ पे कम्बिनेशनल की जगह सिक्वेंशियल सर्किट पूछता, सिक्वेंशियल सर्किट, तो तब जा क्या होता है वो प्रेजेंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट दोनों पे डिपेंड, तब ऑप्शन आपका ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो आउटपुट डिपेंड करता है ओनली क्या करता है प्रेजेंट इनपुट कम्बिनेशन एट दैट टाइम, ठीक है, यानी प्रेजेंट इनपुट कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। पिन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन, ये तो पता होगा आपको, अप टू 33 kV तक यूज़ करते हैं। 108 इन 3 फेज अल्टरनेटर फील्ड करंट दिया हुआ है 50 एम्पियर एट ए फुल लोड आर्मेचर करंट 200 एम्पियर ऑन शॉर्ट सर्किट एंड इतना ऑन ओपन सर्किट, इट्स सिंक्रोनस इम्पीडेंस। सिंक्रोनस इम्पीडेंस आपको निकालना है। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, जब भी सिंक्रोनस इम्पीडेंस निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। आपको दिया हुआ शॉर्ट सर्किट करंट दिया हुआ 200 एम्पियर और ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है 1730 वोल्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 फेज सिस्टम है, और जो यहाँ पे वोल्टेज दिया है ये क्या है, लाइन वोल्टेज है। इसको फेज में कन्वर्ट करेंगे, वी फेज कितना हो जाएगा, या ओपन सर्किट पर फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा 1730/√3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 1000 के आसपास आएगा। क्या होगा 1000 वोल्ट। तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकल गया। आपका शॉर्ट सर्किट करंट दिया हुआ 200 एम्पियर, तो यहाँ पे सिंक्रोनस इम्पीडेंस ZS इक्वल टू 1000 बाई कितना हो गया 200, तो कितना हो जाएगा 5 ओम, क्या हो जाएगा 5 ओम, क्या हो जाएगा सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो यही आपका आंसर होगा। 109 व्हिच ऑफ द बेलो कैन बी इम्प्रूव पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड, ठीक है। जब सिंक्रोनस मोटर पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं होगा तो हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के थ्रू। 110 का है कीपिंग इन एक्साइटेशन कांस्टेंट इफ स्टीम सप्लाई ऑफ अल्टरनेटर रनिंग इन पैरेलल विथ अनदर आइडेंटिकल अल्टरनेटर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इट विल सप्लाई ग्रेटर पोर्शन ऑफ द लोड। सिंपल क्वेश्चन है। टू मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ सर्किट अंडर टेस्ट द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ डिवाइस मस्ट बी वेरी हाई। लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करना है तो इनपुट इम्पीडेंस क्या रखते हैं, कोई भी सर्किट का मैक्सिमम रखते हैं, मीन्स वेरी हाई रखते हैं। इस क्यों रखते हैं दोस्तों, इनपुट रेजिस्टेंस क्यों हाई रखते हैं, अगर इनपुट रेजिस्टेंस लो होगा तो क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो मे भी डैमेज कर सकता है। और क्योंकि लोडिंग इफेक्ट पे चला रहे हैं सर्किट को, अंडर टेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे इनपुट रेजिस्टेंस हाई रखना पड़ेगा ताकि जो इनपुट करंट है वो क्या हो, कम फॉलो करे सर्किट के अंदर, ठीक है, कम फॉलो होगा करंट। तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो लोडिंग इफेक्ट को, क्या होगा, बी वेरी हाई। 112 व्हिच वन इज नॉट ट्रू फॉर सीरीज रिजोनेंस। सीरीज रिजोनेंस और पैरेलल रिजोनेंस क्या होता है दोस्तों, आइदर सीरीज हो या पैरेलल, दोनों सर्किट का क्या होता है, सीरीज रिजोनेंस में जो इम्पीडेंस होता है सर्किट का वो क्या होता है, मिनिमम होता है। लेकिन पैरेलल के केस में क्या होता है, मैक्सिमम इम्पीडेंस होता है। लेकिन यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, सीरीज रिजोनेंस में क्या होता है, मिनिमम रेसिस्टेंस होता है लेकिन इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, तो ये गलत हो गया। और नॉट ट्रू बोल रहा है तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए सही है। करंट विल बी मैक्सिमम, ऑब्वियस सी बात है, अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये सही है। और रिजोनेंस का कंडीशन होता है उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, सर्किट एक्ट एज ए रेसिस्टिव प्योर रेसिस्टिव नेटवर्क, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, ये भी सही है। पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इधर सीरीज हो या पैरेलल रिजोनेंस सर्किट हो, पावर फैक्टर क्या होता है, हमेशा यूनिटी होता है। और जो सीरीज रिजोनेंस सर्किट होता है
सीरीज RLC सर्किट, उसमें क्या क्या फॉर्म, एक तो cos फाई आपका पावर फैक्टर यूनिटी होगा, सीरीज हो या पैरेलल दोनों में। दूसरा होगा एक क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी FR बाय बैंडविड्थ, ठीक है। अब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इक्वल टू क्या आता है 1/2 पाई रूट अंडर LC, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। एक होता है बैंडविड्थ, क्या होता है बैंडविड्थ इक्वल टू R/L, ठीक है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रिजोनेंस से, उसमें रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस आपको दे देगा, तो बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, बैंडविड्थ इक्वल टू R/L, डायरेक्ट R और L का मान पुट करके आप बैंडविड्थ निकाल सकते हो सर्किट का। एक होता है टाइम कांस्टेंट जो होता है क्या होता है L/R, और एक होता है RC, अगर RC नेटवर्क है तो ये सब फार्मूला आपका एग्ज़ाम में यूजफुल रहेगा। इस फार्मूला के बेस पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो रेजोनेंस से रिलेटेड है आप कर सकते हो। नेक्स्ट है 113, हु इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो विथ रिगार्ड टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्यों यूज करते हैं दोस्तों, ब्लॉक रोटर टेस्ट जो है नो लोड टेस्ट होता है इंडक्शन मोटर का, और जब भी नो लोड टेस्ट करते हैं क्यों करते हैं, वो आयरन लॉस, मैग्नेटिक लॉस ये सब निकालने के लिए करते हैं। तो ये सब जो लॉस है, आयरन लॉस, मैग्नेटिक लॉस, ये सब क्या है फिक्स्ड लॉसेस है, तो इसका क्या यूज़ करते हैं फिक्स्ड लॉस के लिए। 114 द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द वेलो कैपेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर। तो जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, और वेलो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, उसमें करंट बहुत ही कम करंट क्या फ्लो करेगा, ठीक है, लिटल करंट कंडक्शन। जब उसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर मटेरियल का, उसका क्या होगा, रेसिस्टेंस डाउन होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही अगर कंडक्टर रहता है तो कंडक्टर में क्या है, जैसे जैसे अगर आप क्या करते हो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 115, हाउ कैन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड बाय जनरेटर, तो एडजस्टिंग द गवर्नर, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा रीडिंग शोन बाय मूविंग कॉइल अमीटर विल बी, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है आपका वेव फॉर्म दिया हुआ है, तो इसको देखने से ही आपको लगता है किस टाइप का वेव फॉर्म है। ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफाइड है, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव है समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट दिखा रहा है इस वेव फॉर्म के जरिए। इसका मुझे क्या निकालना है, मूविंग कॉइल के बारे में पूछा। जब भी मूविंग कॉइल की बात हो तो हमेशा मूविंग कॉइल का मतलब डीसी मतलब एवरेज वैल्यू निकालना मुझे, तो आई एवरेज निकालना है इस वेव फॉर्म का, ये जो दिया हुआ है। तो इसका कैसे निकालेंगे, आप देखो 0 से लेके एक कंप्लीट साइकिल में 0 से 2 पाई के बीच में, सिर्फ 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव साइकिल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट क्या है, यहाँ पे पाई से 2 पाई के बीच में 0 है। उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है, सेम ऐसे करके चलते रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो मुझे यहाँ से लेके इसके रेंज में निकाल लेना एक एवरेज, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई एवरेज इक्वल टू, याद रखिए, तो वो 0 से 2 पाई के रेंज में निकालना, तो 1/2 पाई, और रेंज क्या होगा 0 से पाई, क्योंकि पाई से 2 पाई क्या है 0 है, तो इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ जो आपका यहाँ पे 5 एम्पियर तक दिखा रहा है इसको लिखिए। तो 1/2 पाई 0 से पाई, 5 है, 5 साइन क्या हो जाएगा ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेंज मैंने क्यों लिया 0 से पाई, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर 0 से पाई के रेंज के बीच में ही दिखा रहा है। पाई से 2 पाई क्या है 0 है, इसलिए इसको मैंने नहीं लिया, इसलिए सिर्फ 0 से पाई के रेंज में लिया। तो 5 क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 5/2 पाई। अब देखिए इंटीग्रेशन साइन टी डी टी क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है ना फॉर्मूला, तो साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह 0 से पाई रेंज है, तो इसको आप वैल्यू पुट करेंगे 5/2 पाई माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस 0, 5/2 पाई
माइनस कॉस पाई का क्या होता है, कॉस पाई का जो वैल्यू होता है -1 होता है, -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 1, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1। तो 5/2 पाई इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/पाई। तो क्या निकल गया, मूविंग कॉइल अमीटर का एवरेज वैल्यू कितना निकल गया 5/पाई। तो आंसर क्या होगा 5/पाई। यहाँ पे अगर RMS पूछता, सपोज करो RMS पूछता, तो आप इसमें क्या करते, इसको कुछ नहीं करते, इसको स्क्वायर कर देते RMS के केस में और इसका रूट कर देते हैं। तो RMS वैल्यू यहाँ पे आई एवरेज की जगह आई RMS आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी। हाईएस्ट रेसिस्टिविटी जो है पॉलीएस्ट्रीन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का तो होगा नहीं, सिलिकॉन कार्बन का नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा पॉलीएस्ट्रीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज़ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का क्या मेन प्रॉपर्टी रहता है। देखिए, जो भी हीटिंग एलिमेंट रहता है ना, जो भी एलिमेंट जैसे हीटर में जो हम लोग नाइक्रोम का वायर यूज़ करते हैं, उसका मेन प्रॉपर्टी क्या रहता है, उसमें देखिए उसका जो नाइक्रोम वायर होता है उसका रेसिस्टेंस कम होता है, लेकिन उसका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है उस एलिमेंट का वो ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए हीटिंग एलिमेंट का। तो क्या होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट शुड बी वेरी हाई। ये रिले इन पावर सिस्टम, व्हाट इज रिले इन पावर सिस्टम इज। तो रिले का यूज क्यों करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे क्या होता है कि जैसे मान के चलो ट्रांसफार्मर है, ये क्या है XTR मतलब ट्रांसफार्मर है। तो इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन स्कीम रहता है, PRD रहता है, ठीक है, आपका बुकोल्ज रिले रहता है, ठीक है, PRV रहता है, प्रेशर रिलीज वॉल्व रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोटेक्शन स्कीम है। फिर आपका जो इंटरनल फॉल्ट के लिए जो प्रोटेक्शन होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो वाइंडिंग में करते हैं वो भी रहता है। तो रिले का मेन काम है कि रिले क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है। कोई भी पावर सिस्टम के नेटवर्क में फॉल्ट को क्या करता है, सेंस करता है। सपोज करो कि कोई भी इक्विपमेंट है, उसका 1000 एम्पियर कैपेसिटी है करंट कैरी करने का, 1000 एम्पियर। तो रिले में सेटिंग रहता है कि इस इक्विपमेंट का मैक्सिमम करंट जो विथ स्टैंड करने की कैपेसिटी है 1000 एम्पियर है। तो उसमें सेटिंग कर देता है। जैसे ही 1000 से ऊपर आया तो रिले क्या करता है, सेंस करता है उसको, हाँ अब ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या करता है, जो भी सर्किट ब्रेकर रहता है उसको अलार्म यानी सिग्नल भेजता है। जैसे सर्किट ब्रेकर के पास सिग्नल गया, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, उस सिस्टम को आइसोलेट कर देता है। आइसोलेट होने से क्या होता है कि जो कभी भी फॉल्ट होने वाला रहता है उससे आसानी से बचा जा सके। ठीक है, उसी को अगर फॉल्ट से अगर आप बच गए तो आप फिर रीज़न ढूंढिए क्यों फॉल्ट हुआ, तो आप प्रिवेंटिव, एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं उससे। तो रिले इन ए पावर सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिक डिवाइस दैट सेंस एन अबनॉर्मल कंडीशन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड क्लोज इट्स कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसका यूज है, रिले का यूज है पावर सिस्टम में। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की बात बोला, क्लोज इट्स कॉन्टैक्ट्स मीन्स ये सर्किट ब्रेकर क्या करता है, रिले को सिग्नल भेजता है और सर्किट ब्रेकर ये काम करता है। नेक्स्ट है 120, विच ऑफ द वैल्यू इज ए एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टाइम इंटरमिटेंट रिले। एक क्रेंस जो है शॉर्ट टाइम इंटरमिटेंट लोड्स को फॉलो करता है। ठीक है, क्रेंस। तो इस तरह से मैंने 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के। और इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रीवियस क्वेश्चन जो भी पावर ग्रिड में आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, अगर इसमें आप लोग सोचते हो कि और इसमें कुछ और एडिशनल ऐड करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।